आरफ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, बीच में मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी तो मैं आपकी सारी बात नहीं सुन पाया। मैं लेटर कनेक्ट हुआ हूँ। थोड़ा सा मैंने सुना अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ इट्स इम्पैक्टिंग पीपल, या बट इफ यू वुड लाइक टू रिपीट सम ऑफ व्हाट यू सेड, बिकॉज मैंने गुजारिश की कि मेरी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं नहीं सुन पाया। बस जी, मैं तो यही बात करना चाहती हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल स्केल के ऊपर बात करते हैं, कनाडा और पाकिस्तान की, हम सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम करप्शन है, और ये करप्शन आम आदमी की नहीं है, ये करप्शन आपके आला लीडर्स की। अनफॉर्चुनेटली वी हैव आवर पार्टीज़, बिकॉज वो ब्रांचेस हमें हैंग करने देती हैं। द ट्रंक डज नॉट गिव अस स्पेस कि हम उससे अपना बेनिफिट लेके उसके इर्द गिर्द हैंग कर सकें। इसीलिए हमारी पार्टियां हैं, हमारे लीडर्स हैं। मुल्क हमारा ट्रंक जो है ना, हम वी आर नॉट सिंसियर विद द ट्रंक। अगर हम किस तरफ को जाएंगे, पाकिस्तान की लीडरशिप इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल एट द मोमेंट, हर लेवल के ऊपर, जिसमें आर्मी को भी अगर तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो ऑफ कोर्स ये हमारी मोहब्बत है कि हम उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ बिहाइंड द डोर तमाम के तमाम फैसले करवाना चाहती हैं। अगर मैं इंटरनेशनल स्केल के ऊपर आ जाऊँ तो आज अमेरिका में भी देख लीजिएगा, अमीर की दुनिया है, सिर्फ अमीर की दुनिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे हम शुरू करना चाहते हैं, और सबसे पहली बात तो मैं आपके साथ ये करना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हालांकि जब से अमेरिका बना है, सदियों से अमेरिका का रूल ये रहा कि हर जाने वाला प्रेसिडेंट पार्डन करता है, और ये मेरा ख्याल पूरी दुनिया का रूल है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि जितने लोगों को पार्डन किया है वो कंसिडर कर रहे हैं कि उनकी माफ़ी को कैंसिल कर दिया जाए। कुछ फरमाना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने अनफॉर्चुनेटली ये उनकी बात सुनी नहीं। वी विल पास इट ऑन। बिल्कुल साहब, ये अभी की न्यूज़ है कि उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। और अगर आप मुल्कों को रिवेंज की सतह पे चलाएं, पाकिस्तान भी रिवेंज की सतह पे चल रहा है, अगर आप रिवेंज की सतह के ऊपर चलाएंगे तो देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो इन द राइट डायरेक्शन। दूसरा सवाल मैं जो आपसे करना चाहती हूँ वो हम आपसे बात करते हैं कि DEI के हवाले से, वो भी मेरा ख्याल है शायद आपने देखा हो, मगर कनाडा पे मैं पहले आ जाती हूँ। कनाडा के हवाले से कि पूरी दुनिया में टैरिफ्स लगते चले जा रहे हैं, और मैं आई लिव इन कनाडा, और कनाडा ने हमेशा अमेरिका से पहले अमेरिका के हक़ में फ़ैसला लिया, जो कि इसको अपनी गलती को तस्लीम किया। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नए मार्क कार्नी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, सदियों से ये रूटीन रही कि द फर्स्ट विजिट इज़ ऑलवेज टू अमेरिका, बट ही रादर प्रेफर्ड टू गो टू यूरोपियन यूनियन। क्या बात है कि हम दुनिया के अदर ममालिक को टैप नहीं करें, हमने अपनी ये गलती से नहीं सीखा। अब अमेरिका, जिसका आज तक, जिसके लिए हमने सर धड़ जान की कुर्बानी दी कनाडा ने, सो अगर उसने अपना रुख मोड़ा तो वी ओनली ट्राई टू काउंट ऑन यूरोपियन यूनियन। इसके बारे में आप कुछ फरमाना चाहेंगे, क्योंकि ट्रेड के बारे में आप बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं। आरिफा जी, आपको याद होगा कि जी ये सारी बात शुरू हुई थी, अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट बने भी नहीं थे, और उन्होंने ओथ टू ऑफिस नहीं लिया था, और हमारे जो ट्रूडो साहब थे वो जाके 30 नवंबर को 29 या 30 नवंबर को उनसे उनके घर पे मिले थे, और फिर वहां से ये बात शुरू हुई थी ट्वीट्स पे कि जी उन्होंने कहा था कि जी मैं गवर्नर हैं वो, और 51st स्टेट है कनाडा, और ट्रूडो को गवर्नर कहना शुरू किया था, और इस तरह की बातें थी। लेकिन इसमें मैं दो डिमेंशन से बात करना चाहूंगा, और जो मार्क खानी साहब हैं और वो यूएस नहीं गए, तो उसको भी जहन में रखते हुए, और ट्रूडो साहब गए थे तो उनको भी हम जहन में रखते हैं। तो इसमें से दोनों बेहतर अप्रोचेस कौन सी हैं, और फिर उसके ट्रेड पे अलग आते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जब एक मेरी जात है, एक आपकी जात है, और एक आपका ओहदा है विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे साज़ो आवाज़ है जो आप चला रही हैं, एक लाइसेंस्ड अदारा है, तो जब आप कोई बात करेंगी तो आपको दोनों चीज़ों को जहन में रखते हुए आगे चलना पड़ेगा। जब आप किसी मुल्क के वजीर आज़म होते हैं तो आप एक आम आदमी नहीं होते, आप एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप उसकी लैंग्वेज को, उसके कल्चर को, उसकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके मुताबिक आपका एक रख रखाव, एक डेकोरम ऑफ योर ऑफिस होता है। तो
देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा से लिबरल रहा हूँ कि वोटिंग के सेंस में भी हमारी पूरी फैमिली लिबरल रही है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो थे वो ज़रा ज़्यादा वो ये भूल जाते थे कि जी मैं एक मुल्क का सदर भी हूँ और सरबराह भी हूँ और मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, जब वो इंडिया गए थे तो आपने देखा था उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल, और उसी पे और लड़ाई जो करके घर आ गए थे। हाँ जी, और जो वो कर रहे थे, देखिए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कनाडा आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई सूट पहन के नहीं आते, वो हैट पहन के नहीं आते, वो आपकी तरह यहाँ आके, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया, ही रिप्रेजेंट्स देयर कल्चर, देयर वैल्यूज। तो जब आप कहीं जाते हैं आप उस नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अमेरिका ने कहना शुरू किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि जी आप हमारी स्टेट हैं और आप मेरे गवर्नर हैं, तो शायद आपने ये अपने ऊपर लाए थे। आपको किसने कहा था कि वो वजीर, वो जैसे ही सदर अभी बने भी नहीं है तो आप उड़ के जाएं और उनसे जाके मिलना शुरू कर दें? क्या किसी मुल्क का प्रेसिडेंट गया और जाके कि जी मैं साहब को सलाम पेश कर रहा हूं? ये करते हैं। देखिए होता यह है कि जब दो ममालिक में बात हो रही होती है तो नीचे सेक्रेटरीज लेवल पे, एम्बेसडर्स लेवल पे, आपके मिनिस्ट्रियल लेवल पे अग्रीमेंट्स होती हैं, तैयार हुई होती हैं, फिर आखिर में दोनों ममालिक के सरबराह एक जगह आते हैं, एक दूसरे की इन्विटेशन होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, उसके बाद वो एक जगह पे खड़े होते हैं और अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो मेरा यह ख्याल है कि जी ट्रूडो साहब की हरकतें गवर्नर्स वाली थी और वो अपने आप को एक स्टेट से मतलब की तरह चला रहे थे। साहब को सलाम करने गए थे तो साहब ने फिर उनको उसी तरह ट्रीट भी किया। कार्नी साहब जो हैं मेरे ख्याल है वो ज्यादा समझदार हैं और तदब्बुर है, वो नहीं गए, अनइनवाइटेड क्यों जाएं, मतलब वो एक मुल्क के एक नेशन के सरबराह हैं एंड वो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके मुल्क को इस वक्त मसाइल हैं और अमेरिका से चैलेंजेस हैं, तो वो अपनी जो बेहतर समझते हैं कि जी मैंने अपने एलाइज कहाँ से मुझे अलायंस मिल सकती है वो वहां से ले रहे हैं। कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि जी वो यूरोप ही क्यों गए, मतलब वो कहीं और क्यों नहीं, चाइना क्यों नहीं चले गए से फॉर एग्जांपल, या बाकी जगहों पे। मेरा ये ख्याल है कि कनाडा की एक जहनी तौर पे अभी तक अपनी उस ज़ाहिर हिस्ट्री से निकलना अपना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम जहनी तौर पे कनाडा यूएस के साथ अलाइन था, उसमें ज़ाहिर कल्चरल रीजंस हैं, लैंग्वेज के रीजंस हैं, जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, तो हम अभी तक जहनी तौर पे लेट मी बी फ्रैंक, मतलब हम थोड़े से वो वाइट उसमें रहे हैं ना। आप देखें कि कनाडा ने आज से 1 साल पहले चाइना पे टैरिफ लगा दिया। हम क्यों कहते हैं कि जी कनाडा ने जब अमेरिका पे टैरिफ लगाया तो ठीक किया? वो इसलिए ठीक किया क्योंकि अमेरिका ने पहले हम पे टैरिफ लगाया था। तो अब चाइना ने आप पे टैरिफ लगाया साल बाद, लेकिन वो फिर उसने ठीक किया क्योंकि आपने साल पहले उन पे टैरिफ लगाया था। आपने क्यों लगाया था? तो आपने अमेरिका के कहने पे लगाया था। आप एक कैंप में इतने फर्मली घुसे हुए थे। ये उस दिन एक दोस्त ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा जी कनाडा के साथ उस तरह हुआ है जैसे वो आपने इंडियन फिल्मों में देखा है कि वो एक बुली होता है ना, बदमाश सा फिर रहा होता है, उसके साथ छोटे छोटे काफी सारे उसके कानटूटे भी जाके फिर बदमाशी कर रहे होते। तो कनाडा वो एक कानटूटा था। वो अचानक हुआ ये है कि, सॉरी नॉन डिप्लोमेटिक गुफ्तगू हो रही है, लेकिन अचानक हुआ ये है कि जी वो जो बड़ा बदमाश था उसने अपने कंटूटे को चांद मार दिया कि भाई तू तो अब वो परेशान है कि मेरी आइडेंटिटी है कहां पे। सो जो अमेरिका की लैक ऑफ रिस्पेक्ट है फॉर सॉवरेनिटी ऑफ कनाडा एंड फॉर अदर कंट्रीज एंड फॉर सिटीजंस ऑफ अदर कंट्रीज एक्सेप्ट इट्स ओन, उसको हम कनाडा उसके कैंप में और बाकी यूरोप उसके कैंप में कोलिशन ऑफ द विलिंग बना के हमने उसको बहुत अरसे फ्यूल किया और अब हम सब लॉस्ट हैं। आई थिंक हमें अभी तक मेरिट पे अपना कारोबार करने का ख्याल नहीं आया। वी शुड ओनली लुक फॉर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। हमारी प्रोडक्ट है, देखिए कनाडा देयर इज एसेंशियली, आई डोंट feel that there is essentially wrong with Canadian economy because we still have that land mass, we still have the people, we still have the water resources, we still have our oil, we still have our gas,
We still have all the mineral resources. We have steel. We have aluminum. We have every resource there is. सिर्फ ये है ना कि हमारा गाहक तब्दील हो गया मुझे, जिसको हम बल्कि कंसेशनल रेट्स पे उसके साथ उसको डील करते होते थे. ऑल वी नीड टू डू इज फाइंड ऑल्टरनेट मार्केट्स. फाइन, ही इज गोइंग टू यूरोप राइट नाउ. आई होप ही फाइंड्स गुड बायर्स देयर, but the question is, why only Europe? Why they don't want to consider other countries? Why don't they shake hand with China? Why don't they want to shake hand with others? यानी it's an open market. और आप रशिया को आज तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक आप अपना दुश्मन समझते चले रहे हैं. आप एक बढ़ के तो देखें ना, हिंदुस्तान और रशिया भी तो चलते जा रहे हैं ना. क्या वजह है कि कनाडा ने मैं यहीं पे जब मैं ये बात कर रही हूँ कि आज हमारे मार्क कार्नी जो हैं वो जा पहुँचे यूरोपियन यूनियन. ही डिड नॉट प्रेफर टू गो टू, ही शुड हैव गॉन टू चाइना. चाइना में इतनी पेशेंस है कि क्या वजह थी कि अमेरिका से आगे हो कि कनाडा अमेरिका के खिदमात अंजाम दिया करता था. 1 साल पहले टैरिफ लगाए थे, ठीक है, और आज डोनाल्ड ट्रंप ने यही लफ्ज़ कहा है कि कनाडा ने हम पे टैरिफ्स लगाए हुए थे, जब हमने लगाए तो वो चीखे मार रहा है. आज चाइना ने भी 1 साल टैरिफ्स का जवाब नहीं दिया. नाउ चाइना ने अपने टैरिफ्स लगाए हैं कनाडा के ऊपर, मगर किसकी ईमा के ऊपर? कनाडा ने आज से 1 साल पहले टैरिफ लगाए थे. ज़ाहिर है अमेरिका के कहने पे और टैरिफ लगाए थे, क्योंकि कनाडा का तो क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि जी उसकी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में नहीं चाहता था, तो उसने अपने ज़ाहिर वो जो साथ का कान टूटा था जो हमेशा हम थे, उसने कहा भाई आप भी नहीं आने दोगे. अच्छा खैर, दैट्स अ बिगर रीजन टू, बिकॉज आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जब तक नाफ्टा थी उसके बाद कुजमा हो गई. मगर वो प्रेसिडेंट ट्रम्प तो नाफ्टा की कोई बात मतलब उसको कंसिडर नहीं कर रहे, वो तो तोड़ना चाह रहे हैं इस ट्रीटी को. जी वो तो लेकिन अभी आए ना, जब साल पहले कनाडा ने टैरिफ लगाया था चाइना पे, उस वक्त तक तो वो नहीं थे ना जी. तो उस वक्त तक तो हम टाइड डाउन तो थे ही ना जी यूएस के साथ. तो जब कनाडा ने चाइना पे टैरिफ लगाया था, अब चाइना ने उसको आई थिंक चाइनीज आर वेरी एक पेशेंस के लोग. बात कहीं और थोड़ी सी चली जाएगी, बट ओके आई विल टेक दोस 2 मिनट्स. देखिए इशू ये है कि एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम आता था सिविलाइजेशंस, हिस्ट्री चैनल है, उस पर एक प्रोग्राम आता है सिविलाइजेशंस. मैं एक दिन उसे देख रहा था तो उसने बड़ी मजे की बात की. उसने कहा जी इंसान की तारीख में सिविलाइजेशंस आई हैं, पर्शियंस आए चले गए, रोमन्स आए चले गए, इजिप्शियंस आए चले गए. उसने कहा जी कि इंसान की तारीख में एक सिविलाइजेशन ऐसी आई है जो आके गई नहीं. उस पर अरूज ज़वाल थोड़े बहुत आए, लेकिन वो वहीं की वहीं है और वो अब मजीद तरक्की कर रही है. उसने कहा जी थोड़े अरसे उस पर स्लम्बर था, और उसने कहा जी वो सिविलाइजेशन है बाहर चाइनीज. उसने कहा इन्होंने पेपर ईजाद किया, इन्होंने सिल्क ईजाद किया, इन्होंने ट्रेड ईजाद किया, ट्रेड रूट्स थे, ये एम्पायर थे जो कि दुनिया को समझते थे कि ये बाकी सारा जो है ना ये वेस्टलैंड है, हम असल में एम्पायर. एंशिएंट तरीन सिविलाइजेशन, इन्होंने गन पाउडर ईजाद किया, इन्होंने फायरवर्क्स ईजाद किए. ये वाहिद सिविलाइजेशन है जो गई नहीं. इनकी एक बड़ी दूर की सोच होती है. आप ये देखें ना, वहां पे कोई बिलियनर सिर्फ पैसे के जोर पे चाइनीज लीडर नहीं बन सकता. मेरा मानना यह है कि ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स की एक दुनिया है जो कि वेस्ट में है, और एक मक्खियों के छत्ते वाली दुनिया है, हाइव, जहां पे एक आई की बात होती है, एक वी की बात होती है. जो रियलिटी है ना नेशंस की, वो कहीं दरमियान में है. आप एक्सट्रीम इंडिविजुअल फ्रीडम की भी बात नहीं कर सकते. देखिए अमेरिका में आज क्या है, अमेरिका में इंडिविजुअली लोग बिलियनर्स हैं और मेजॉरिटी पॉपुलेशन गुर्बत में है अब, क्योंकि आप अपना इंटरेस्ट सब पहले देखते हैं. चाइना में उस तरह नहीं हो रहा, और अगर एक आदमी बहुत बड़ा बिलियनर भी है तो भाई तू फिर भी चाइना उससे बड़ा नहीं होगा. तो यहां पर तो आप अमेरिका से बड़े हो सकते हैं ना. जैसे उस दिन मैं कुछ प्रोग्राम पहले आपसे मेरी बात हो रही थी कि जी रिसोर्सेज कंट्री की होती हैं, लेकिन अमेरिका में जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेटाइज्ड लोगों की हैं बेसिकली. अगर अमेरिकन ऑयल है, जो मैं एक दफा बात हो रही थी कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे हैं कि जी ऑयल की ड्रिलिंग ज्यादा कर दें और अपनी कैपेसिटी बढ़ा दें.
तो मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि अमेरिकन कंपनीज सदर की बात सुनेंगी, बिकॉज दे आर नॉट सबसर्वियंट टू दैट। अब आप ये देखिए कि जब चाइना में इंडस्ट्री लगी तो क्या चाइना ने टैरिफ्स लगाए थे तो उस पर इंडस्ट्री लगी? नहीं। चाइना में आप ही का जो चाइना में पैसा किसने लगाया? जो वेस्टर्न लोग थे वही अपना पैसा लेके चाइना गए ना, और उन्होंने वहां पर इंडस्ट्रीज लगाई, क्योंकि जो पैसे वाला शख्स होता है उसका कोई मुल्क नहीं होता, वो किसी को लॉयल नहीं होता, उसको जहां बेनिफिट मिलेगा वो वहां जाके पैसा लगा देगा। तो जो ये इक्वेशन वेस्ट की है वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है और डॉलराइज्ड है हर चीज। मैं आपको, क्योंकि ज़ाहिर टाइम, मैंने कहा ना हर चीज़ स्केड्यूल्ड होती है। डॉज को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे एलॉन मस्क, मगर एलॉन मस्क का एक वर्डिंग थी ड्यूरिंग द कोविड कि जिसमें उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि चाइना में जो टेस्ला के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें दिन रात काम जारी रहा, लोगों ने स्लीपिंग बैग्स लिए और वहाँ चले गए, जिसमें उन्होंने कंडेम किया था व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन अमेरिका। सो अब तक की गुफ्तगू में आपने कहा कि ये क्योंकि अमीर की दुनिया है, अमीर का मुल्क है, एवरीथिंग इज़ प्राइवेटाइज, दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। और अमीर आदमी आज तक क्राइस्लर की फैक्ट्री, फोर्ड की फैक्ट्री टोरंटो में कनाडा में लगी हुई है, बिकॉज इनको अमेरिका की निस्बत सस्ती लेबर मिलती थी कनाडा में। सो ऑफ कोर्स अगर इनको सस्ती लेबर अमेरिका से, चाइना से मिलेगी, बांग्लादेश से मिलेगी, तो दे वुड प्रेफर टू गो देयर। Who cares? एक चीज़ और लेके जाना चाहती हूँ, तीसरी दुनिया में हालांकि स्लेवरी इन ममालिक में भी रही और फिर इसको एबॉलिश किया गया था, मगर ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला ओपनली तीसरी दुनिया में, पाकिस्तान में बहुत देखा, इंडिया में बहुत ज़्यादा ख़रीदो फ़रोख्त का, यानी आपका जर्नल्स बिका हुआ है, आपके चैनल्स बिके हुए हैं, चैनल्स के ओनर्स बिके हुए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहती हूँ। गार्डियन अपने आर्टिकल्स के नीचे एक स्क्रिप्ट दे रहा है, और आई विश के आई कैन शो यू दिस स्क्रिप्ट, जिसमें ये देखिए साहब, Why can you rely on Guardian, not bow to Trump? To bow to Trump की जब वो बात करते हैं, वो कहता है कि Trump himself observed the first term everybody was fighting me, यानी पहली टर्म में। तो दूसरी टर्म में आपको याद होगा फेसबुक भी इनके फैक्ट चेक किया करती होती थी, अमेज़ॉन जो थी, मतलब हर कोई इनके ऊपर चेक करता था। ही इज़ नॉट एंटायरली रॉन्ग ऑल अराउंड अस। इस दफ़ा इवन अमेज़ॉन के जो जेफ बेजोस हैं उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट ख़रीद लिया हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी टोटल पॉलिसी चेंज कर दी है। जो उम्रों से वॉशिंगटन पे इसके साथ काम करने वाले लोग हैं उनको इस पर एतराज़ है कि it was just to please Donald Trump. Guardian is clear, we have no interest in being Donald Trump or any politician's friend. Our alliance as independent journalists is not those in power but in the public. अब आप देखिएगा कि इस मुल्क में the first वर्ल्ड कंट्री दैट इज़ अमेरिका, अगर अमेरिका की सूरत हाल ये है कि यहाँ का हर मीडिया प्लेटफॉर्म बिक गया। इस वक्त तेरा 3 मीडिया आउटलेट्स हैं विच आर इन डिफ़िकल्टी, जिसमें आपकी CNN के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का आपने बयान सुन लिया, द गार्डियन टोटली ब्लॉक, कमेंट की एड्स बंद हो जाएंगी। NBC की बात कर लें, ये 4 चैनल्स हैं जिनको अब इन्होंने ब्लॉक करना है, जिन पे टेररिस्ट एक्टिविटी का इल्ज़ाम आएगा। तो व्हाट डू यू से कि अ कंट्री विच वाज लीडिंग कंट्री एंड रोल मॉडल फॉर ऑल, व्हाट इज़ हैपनिंग एंड विच डायरेक्शन द वर्ल्ड विल गो। इसका मतलब है दुनिया के हर मुल्क में हर लीडर जो है, एक तो पैसे से लीडरशिप खरीदी जाएगी, नंबर 2 आप मीडिया ख़रीद लेंगे, आप जजेस को ख़रीद लेंगे, आप ब्यूरोक्रेसी को ख़रीद लेंगे, तो आम आदमी की ज़िंदगी कहाँ चली जाएगी? ये वही बिल्कुल ठीक आपने कहा जी कि जो ये कॉन्सेप्ट था। आप देखें कोलंबिया में जो स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया जा रहा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया जा रहा है, मगर देख लें जी वहाँ पे भी हालांकि इन्होंने अपने जजेस अपने अपॉइंट कर लिए हैं, मगर आज कोर्ट की वर्डिंग आ गई है उसके ऊपर कि दे कैन नॉट अरेस्ट। ये जब आपने बात किया तो मैं बता दूं कि दिस वन स्टूडेंट जिसको अरेस्ट किया, ही वाज अ लीडिंग पैलेस्टीनियन स्टूडेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मगर उसका जो वकील है वो अदालत में केस लेके गया है। उन्होंने कहा जी आप अरेस्ट नहीं कर सकते, मगर ये ओलिगार्क्स,
یہ امیر، یہ پوزیشن کی طلب والے لوگ دے آر ناٹ لسننگ. آپ مجھے بتائیے، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کولمبیا یونیورسٹی کے لیے جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے باوجود دے آر اسٹل اریسٹنگ پیپل. دیکھیے تو اور یہ صرف یہ چند ریسٹس کی بات نہیں ہے جو آپ بات کر رہی ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے حوالے سے، اور امیروں نے خرید لیے ٹیلی ویژن چینلز، اور جو اسٹوڈنٹس کی پروٹیسٹ ہے، یہ سارا بیسیکلی تو فریڈم آف اسپیچ کے جو آپ چیمپئن بنے ہوئے تھے، اور آپ ساری دنیا کے آپ نے ملکوں کا ستیہ ناش کر دیا کیونکہ آپ وہاں پہ جمہوریت لانا چاہ رہے تھے. کیا جمہوریت اصل میں جو جمہوریت ایک لبادہ تھا، اور یہ فریڈم آف اسپیچ اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے جو چیمپئن شپ تھی، یہ بھی ایک لبادہ تھا. جب اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کی ریالٹی کیا ہے. آپ یو آر فری ٹو سے وٹ ایور یو ہیو ٹو سے ایز لانگ ایز اٹ از ان لائن ود وٹ آئی وانٹ یو ٹو سے. ٹھیک ہے جی. آپ یہ صرف ان دو اسٹوڈنٹس کی بات نہیں ہے، جو انٹائر یہ غازہ پہ جو ہوتا آیا ہے اس دوران، جو امریکہ میں جتنی ایجیٹیشن ہوئی ہے، آپ دیکھیں اس کو کس بری طرح کرش کیا گیا کہ آپ وہ فریڈم آف ایکسپریشن، صرف آپ وہ والا فریڈم چاہتے ہیں جو آپ کے اپرووڈ ہے، تو وہ فریڈم ہے، باقی کوئی فریڈم نہیں. اینڈ دس از دی انفارچونیٹ تھنگ، وی آر لیونگ ان ٹائمز ویئر we are slipping, US is slipping into a dictatorship now. آپ ہر وہ کام ہو سکتا ہے جو اپروو کرے گا ایک پرٹیکولر چھوٹا سا گروپ، کیونکہ وہ اون کرتے ہیں، وہ بلینئر ہے، وہ اس کی انڈسٹری ہے. اچھا، ہمارے پاس اس وقت ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں رہا، لیکن کیوں، جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. This has to be discussed at some point in time کہ جی سڈنلی جو hundreds of years کا یہ ایک سسٹم تھا، جس سسٹم سے یو ایس نے ایک بڑا انفلوئنس اور ایک یو ایس بلاک، they actually became a unipolar world at a point in time by using this system. Suddenly, why are they just completely ditching it? How will it impact the rest of the people, and how must we react? I think کہ جی جو ٹیرفس کی لائٹ میں کینیڈا کی پالیسی ہے، it should purely be a policy on merit کہ جی ہم اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے، اور جو ٹریڈنگ پارٹنر ہمارے ساتھ بیٹھے گا، we should invite more immigration. بٹ امیگریشن کی ہماری ایک پالیسی بننی ہوگی. وہ پالیسی اس طرح کی ہوگی کہ امیگرینٹ، دیکھیں اس وقت آپ امیگرینٹ اس ملک میں بلا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سکلز کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ کہ جی ہمیں ڈاکٹرز ہمارے پاس کم ہے، ہمارے پاس فلانی اسکل کم ہے، فلانی اسکل کم ہے، اس کے مطابق آپ اسکل لوگوں کو امیگریٹ کرواتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ یہاں آ جاتا ہے، اس کی آپ ڈگری نہیں مانتے. تو جب آپ نے ان اسکلڈ لوگوں کو لانے کا فائدہ کیا ہے جن کی آپ نے پھر کوالیفیکیشنز نہیں ماننی؟ تو کیا اب آپ اس طرح کی ان ایفیشنٹ، اگر آپ نے دنیا میں میرٹ پہ ٹریڈ کرنا ہے، دنیا میں میرٹ پہ آپ نے سامنے آنا ہے، تو آپ کو اپنی پالیسیز بڑی سنجیدگی سے بنانی پڑیں گی، آپ کو اپنی پروڈکٹیوٹی انہینس کرنی پڑے گی. آپ جو لوگ پیسہ لے کے آئیں گے، جو لوگ ریسورسز لے کے آئیں گے، جو لوگ سکلز لے کے آئیں گے، آپ بھلے پہلے سے ڈیفائن کر دیں کہ جی یہ سرٹن ہماری ایگزامینیشنز ہوں گی، اس بیسس پہ ہم آپ کو پھر اپنے بندوں کو اگر بلا کے ان سے سر ٹیکس نہیں ڈیفینیٹلی رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں آپ کا گورنمنٹ اپنے لحاظ سے کرتی ہے. دیر واز اے ٹائم کہ آبادی کم تھی اور ایوری تھنگ واز مینٹینڈ ویری ویل، مگر جب آبادی بڑھی ہے تو آپ کو مسائل بھی نظر آ رہے ہیں. یہ جو کلپرٹ قسم کے یا یہ جو اسکیمنگ ٹائپ کے درمیان میں انوالو ہو جاتے ہیں لوگ، جو لوگوں کو فراڈ کر کے لے آتے ہیں، ان سے اصل پڈا تو ان کا ہے. اسٹوڈنٹس کا جو فراڈ ہوا تھا، جو آئے تھے، وہ بھی وہ ایک انڈین تھا نا جو دوڑ گیا پھر کینیڈا سے، کتنے بے شمار اسٹوڈنٹس کی غلط لے کے آیا تھا. ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سزائے موت آپ کے ملک میں ہے کوئی نہیں کہ اگر کوئی اتنا بڑا جرم کرے تو اس کو ویسے ہی پھٹا چکا دو اس کا؟ نہیں، وہ آپ کی بات دیکھیں، اسٹوڈنٹس والی بات الگ ہے. میں تو مثال کے طور پہ چلیں میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے جب کینیڈا امیگریشن کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس وقت یہ فیڈرل امیگریشن کی ایک لسٹ ہوتی تھی پروفیشنل کیٹیگریز میں. اس وقت 2001 جب میں اپلائی کر رہا تھا تو اس وقت کسٹمز آفیسرز کی اس میں پوزیشنز تھی.
मैंने अप्लाई की, मुझे आपने सेलेक्ट किया, आपने मेरे इयर्स ऑफ एजुकेशन देखे, आपने मेरा प्रोफेशन देखा, मुझे सारा दिखा, आपने मुझे Same सेलेक्ट for us, किया same for और us. आपने मुझे कहा कि जी ये स्किल्स की हमें जरूरत है, वो आपकी स्किल लिस्ट पे था और उस स्किल के मुताबिक आपने मुझे यहाँ बुलाया। सही। जब मैं यहाँ आया तो मैंने आके आपकी कैनेडियन कस्टम्स की नौकरी में अप्लाई कर दिया, ठीक है You जी, are not आपने मेरा qualified. टेस्ट लिया, वो टेस्ट में क्लियर भी कर गया, क्वालिफाई भी कर गया। मैं बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूँ कि जी आप मुझे ज़ाहिर है नौकरी देंगे, Over qualified. आया ही इस वजह से था, आपने मुझे ये कमेंट किया था ना, फेडरल प्रोफेशनल स्किल्ड क्लास आपने इसीलिए बनाई थी। अच्छा, अब मैं बैठा हूँ, बाय द वे आपको ओवर क्वालिफाइड का लेटर आ गया था? नहीं, ओवर क्वालिफाइड का लेटर नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मैं कॉल्स करता रहा तो फिर एक दिन, अब एक खातून, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सही मुझे वजह बताई। उन्होंने मुझे कहा कि जी आशिर साहब, आपने ये देखा था कि जब जो आपने टेस्ट दिया है उसमें ये लिखा था कि जी परमानेंट रेजिडेंट्स कैन अप्लाई बट प्रायोरिटी वुड बी गिवन टू सिटीजन्स। मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि अगर मेरे 90 नंबर आए हैं 100 में से और किसी दूसरे सिटीजन के भी 90 आए हैं तो आप सिटीजन को प्रेफर करोगे, लेकिन अगर मेरे 90 नंबर हैं और सिटीजन के 40 नंबर हैं तो फिर तो ऐसे नहीं होगा। उसने कहा नहीं जी, प्रायोरिटी हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब तक सिटीजन 33 भी होंगे तो उसको प्रेफर किया जाए, हम पीआर को नौकरी नहीं देंगे। मैंने कहा अच्छा जी चलें, ये मैं मान लेता हूं आपकी इंटरप्रिटेशन हालांकि गलत है, तो चलिए ये बताइए कि आपकी डेडलाइन कब है। फर्ज करें 31 मार्च तक आपकी डेडलाइन है और आपके पास 100 पोजीशंस हैं, इसमें 80 सिटीजन्स आ गए तो आपने 80 सिटीजन्स को नौकरी दे दी, तो फिर जो 20 बचेंगे पीआर वाले उनको आप मेरिट पे उनको दे दोगे। उसने कहा जी डेडलाइन भी कोई नहीं है, ये बस खुला है, जब तक सिटीजन्स आते रहेंगे हम उनको नौकरियां देते रहेंगे। अच्छा, तो मैंने उन मोहतरमा से पूछा, मैंने कहा जी तो इस तरह तो मुझे फिर कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो मुझे कहती हैं कि जी हमें उम्मीद है कि तब तक आप सिटीजन बन जाएंगे। तो इसका मतलब है, इसी तरह आप डॉक्टर्स बुला लेते हैं, आप उनकी डिग्री नहीं मानते, आप इंजीनियर्स बुला लेते हैं, आप उनकी क्वालिफिकेशन नहीं मानते, आपको इलेक्ट्रिशियंस की जरूरत है लेकिन आप किसी दूसरे मुल्क के इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिशियन नहीं मानते, आप प्लम्बर्स को बुलाते हैं कि जी हमारे यहाँ इंडस्ट्री में प्लम्बर नहीं है लेकिन आप उसकी वो नहीं। भाई आप वाजे कर दीजिए कोई तरीका, आप लोगों के टेस्ट लेने का कोई तरीकाकार वाजे कर दीजिए। आपने अगर लोगों को वो जॉब्स नहीं देने तो आपने पहले से अपफ्रंट बता दीजिए। तो सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द कंट्री विल मूव फॉरवर्ड। अब होता क्या है, मेजॉरिटी लोग बेचारे वो आते हैं जिस वजह से आपने उनको बुलाया था। मैं ये कह रहा हूं कि जी उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया हुआ, स्टूडेंट नहीं आए, जो आपने चेंज कर लेते हैं, पॉलिसी दी उसके मुताबिक आपकी बात को यकीन करके प्रोफेशनल लिस्ट में आ गए, अब आके वो फंस गए। सो कम लोग वो फिर एक ऐसे रिगमरोल में फंसते हैं कि वो फिर वहां से निकल नहीं सकते। सो आई थिंक कनाडा को फ्यूचर में, और अगर आपने compete करके दुनिया में चलना है और आपने अपनी ट्रेड, इंडस्ट्री, प्रोडक्टिविटी ये सब बेहतर करने हैं तो आपको पूरे एक स्ट्रक्चर को, अपनी पॉलिसीज को देखना पड़ेगा, उसको लेके आगे चलना पड़ेगा। मैंने तो ये आपको एक बहुत शुक्रिया, हम बाहर निकल गए टाइम से, मेरी मजबूरी है, मुझे फायर न कर दें। पीछे जो दो चार लोग बैठे हुए हैं, आपको पता ही है, दे आर वेटिंग फॉर माय डेथ। माजिद भाई आपको पता बड़े जालिम आदमी। आई लव यू। बहुत शुक्रिया आशिर साहब आपका। और ये पूरी दुनिया की, मुझे लगता है पानी की सतह के ऊपर दुनिया की तमाम चीज़ें चली गई हैं, मगर बुराई पनपती रहेगी, इसी तरह से दुनिया भी चलती रहेगी। आशिर अजीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। आज 17 तारीख है, आज अफ्तारी की अगर हम बात करते हैं तो अफ्तारी इंशाअल्लाह ताला 7:28 थे, आखिरी देखा ना, आखिरी कितने 10 मिनट कितने मुश्किल होते हैं।